हेलो फ्रेंड्स, स्वेल अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था, जो 2015 से लेकर 2023 तक के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। उसके अलावा दोस्तों कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया। तो दोस्तों उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ से कवर करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्वेल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंध बल है, क्या है ये देखते हैं। ए ऑप्शन देखिए कि एक ही वस्तु पर लगते हैं, या फिर बी ऑप्शन समान होते हैं तथा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, सी ऑप्शन एक ही दिशा में कार्य करते हैं, या फिर डी ऑप्शन परिमाण बराबर होना आवश्यक नहीं है। तो इसमें न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन की समान होते हैं तथा विपरीत दिशा में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, वेग को v से प्रदर्शित करते हैं और संवेग को p से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान m, वेग v और संवेग p है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, p बराबर m इंटू वी हो जाएगा, m बराबर p इंटू वी हो जाएगा, v बराबर m इंटू p हो जाएगा, या फिर p बराबर 1/m इंटू वी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे किसी वस्तु का द्रव्यमान m, वेग v और संवेग p है, तो p बराबर m इंटू वी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बंदूक की गोली निकलने पर पीछे की ओर धक्का लगता है, क्योंकि बंदूक चलाने वाला बंदूक पीछे की ओर खींचता है। बी ऑप्शन देखते हैं कि बारूद से बनने वाली गैस पीछे की ओर दबाव डालती है, या फिर सी ऑप्शन बंदूक से गोली छूटने की क्रिया के कारण पीछे की ओर प्रतिक्रिया होती है, या फिर डी ऑप्शन बंदूक की समस्त ऊर्जा गोली में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बंदूक की गोली निकलने पर पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक, क्यों लगता है ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बंदूक से गोली छूटने की क्रिया के कारण पीछे की ओर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ से। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है बल, संवेग, त्वरण, द्रव्यमान तथा भार में अदिश राशि है। ठीक, तो यहाँ पे अदिश राशि कौन है वो पूछ रहा है। संवेग है, भार है, द्रव्यमान है, या फिर त्वरण है। तो यहाँ पे जो द्रव्यमान है ये हो जाएगी अदिश राशि। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि गति के प्रथम नियम को कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ए और बी दोनों, यानी जड़त्व का नियम भी इसको कहेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गति के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कोल्हू के बेलों की गति होती है, तो दोलन गति होती है, वृत्तीय गति होती है, घूर्णन गति होती है, या फिर रेखीय गति होती है। तो कोल्हू के बेलों की जो गति होती है वो होती है वृत्तीय गति। कोल्हू के जो बेल होते हैं वो इसी तरीके से राउंड अप में कार्य करते हैं। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से वो बार बार राउंड अप करते रहते हैं। ठीक, तो वृत्त की गति होती है, यानी वृत्तीय गति होती है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है, बल के कारण, आवेग के कारण, त्वरण के कारण, या फिर किए गए कार्य के कारण। तो यहाँ पे संवेग परिवर्तन की दर समानुपाती होती है बल के कारण। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि एक वस्तु एक वृत्तीय पथ में स्थिर गति से चल रही है, ये क्या है, एक समान गति है या असमान गति है, त्वरित गति है, या कुछ कह नहीं सकते। तो एक वस्तु एक वृत्तीय पथ में स्थिर गति से चल रही होती है, तो ये क्या होती है, ये होती है एक समान गति। ठीक है, यानी वृत्ति पर है और इस तरीके से बराबर वो चल रही है, तो ये क्या होगी, एक समान गति होगी, नहीं होगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, चाल को, विस्थापन को, त्वरण को, या फिर वेग को। तो यहाँ पे चाल समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है दोस्तों त्वरण को। ठीक, राइट आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि क्रिकेट की गेंद को लपकते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि इससे, ठीक है, क्रिकेट की गेंद को जब खिलाड़ी किसी को देखिए पकड़ते हुए, तो क्या होता है, खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है। क्यों खींचता है ये पूछ रहा है। हाथ को आघात कम पड़ेगा, गेंद को मजबूती से पकड़ सकेगा, गेंद द्वारा हाथ पर अधिक बल लगेगा, या फिर हाथ द्वारा गेंद पर अधिक बल लगेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन कि क्रिकेट की गेंद को लपकते समय खिलाड़ी अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि इससे हाथ को आघात जो होता है, यानी इससे क्या होगा, हाथ को आघात कम लगेगा। ठीक है, यानी इसको जो चोट होती है कम लगती है। पीछे जब आप करेंगे तो क्या होगा, हाथ पे बिल्कुल गेंद का असर इतना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन होता है कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है, पेड़ से पत्तों का गिरना, उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, या फिर समतल पर गाड़ी का ढकेलना, या फिर
पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, समतल पर गाड़ी का ढकेलना, ये गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण नहीं। बाकी पेड़ से पत्ते का गिरना, उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, फिर पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना, ये गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण होते हैं। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है कि उदाहरण नहीं है, तो समतल पर गाड़ी का जो ढकेलना हो जाएगा वो गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या है। ठीक है, तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, अपकेंद्रण कहते हैं, तलछटीकरण कहते हैं, या फिर निरुपंदन कहते हैं। तो दही को मथनी के द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि कहलाती है दोस्तों उपकेंद्रण। ठीक है, राइट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल, तो पेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, या इनमें से कोई नहीं। तो पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल होता है पेशीय बल। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, या फिर पेशीय बल। तो पेड़ का फल से गिरना ये उदाहरण हो जाएगा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है न्यूटन की गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? प्रथम नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है, या इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन की गति संबंधी जो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है ये हो जाएगा दोस्तों तृतीय नियम होता है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बल की इकाई है, अर्ग है, डाइन है, वाट है, या फिर कैलोरी है। तो बल की इकाई हो जाएगा दोस्तों डाइन यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि बल का मात्रक, तो बल का मात्रक टन है, सेकेंड है, किलोग्राम है, या इनमें से कोई नहीं। तो बल का मात्रक हो जाएगा दोस्तों न्यूटन। राइट आंसर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है? जल, पेट्रोल, लकड़ी, या फिर दूध। तो यहाँ पे जो लकड़ी है ये द्रव्य नहीं है। ठीक है, बाकी जल हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, दूध हो जाएगा, ये द्रव्य हैं। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, आकार निश्चित व आयतन अनिश्चित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ठोस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आकार व आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, तो ठोस वस्तु देखिए इस तरीके से, लोहे को देखिए तो उसका आकार और आयतन क्या है? दोनों निश्चित होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका, अब यहाँ पर गैस के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक, तो आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है, आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, आयतन अनिश्चित परंतु आकार निश्चित होता है, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। तो यहाँ पे जो गैस होता है इसका ना तो कोई आयतन होता है ना इनका आकार होता है। ठीक है, यानी इनका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। राइट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि तरल पदार्थ होते हैं, द्रव्य होते हैं, गैस होते हैं, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो तरल पदार्थ होंगे, द्रव्य हो जाएंगे और गैस हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद तत्व नहीं है, तो कार्बन, फास्फोरस, जल, या फिर सोडियम। तो यहाँ पे जो तत्व नहीं है, जल जो होगा वो तत्व नहीं है, जल एक यौगिक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि यौगिक है, जल है, वायु है, दूध है, या फिर कोयला। तो यहाँ पे यौगिक पूछ रहा है, तो ये जल जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यौगिक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से पदार्थ नहीं है, कांच, लकड़ी, वायु, प्रकाश। तो यहाँ पे जो प्रकाश होगा ये पदार्थ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से यौगिक है, नाइट्रोजन, जल, मिट्टी, या फिर वायु। तो यहाँ पे जो जल है ये हो जाएगा यौगिक। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से तत्व है, जल है, वायु है, मिट्टी है, या फिर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन एक तत्व है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित मिश्रणों में समांगी मिश्रण है, मिट्टी है, चीनी और नमक का मिश्रण, नमक का जलीय विलयन, या फिर बालू रेत का जल से जल में, बालू रेत का जल में। ठीक है, तो यहाँ पे निम्नलिखित समांगी मिश्रण हो जाएगा दोस्तों नमक का जलीय विलयन यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि सरलतम पदार्थ होता है, यौगिक होता है, तत्व होता है, मिश्रण होता है, या फिर डी ऑप्शन में आ रहा है ए और सी दोनों, यानी पहला और तीसरा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरलतम पदार्थ हो जाएगा वो हो जाएगा तत्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है एक समान ताप पर ठोस के गलकर द्रव्य बनने में वृद्धि होती है अणुओं की स्थितिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, या फिर स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा में, या फिर संपूर्ण ऊर्जा नियत रहती है। तो एक समान ताप पर ठोस को गलकर द्रव्य बनने में वृद्धि होती है अणुओं की स्थितिज ऊर्जा में। ठीक है, राइट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है यौगिक है,
तो अमोनिया है, चांदी है, वायु है या फिर पीतल है। तो अमोनिया क्या है, यौगिक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्न में से यौगिक है। अब फिर यहाँ पर यौगिक पहचानना है, जल है, सोना है, पीतल है, चांदी है। तो यहाँ पे क्या है, जल जो है ये यौगिक है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्न में से कौन सी विधि ठोस पदार्थों को द्रव्य से पृथक करती है, ठीक। यानी कौन सी विधि यहाँ पर पूछ रहा है, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको द्रव्य से पृथक यानी अलग करते हैं। तो निथारना, वाष्पीकरण करना, तलछटीकरण करना या फिर छानना। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी जो छानना होगा ये विधि हो जाएगी ठोस को द्रव्य से अलग कर देगी, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। नौसादर हो गया, नमक हो गया, आयोडीन हो गया या फिर कपूर हो गया। तो यहाँ पर नमक जो है ये ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि है, वाष्पन है, छानना है, निथारना है या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि, इसमें डी ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है, बीन कर, चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, फटक कर या फिर छान कर। तो बालू और लोहे के छीलन को अलग किया जाता है दोस्तों छान कर, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है यौगिक का उदाहरण है, वायु है, धुआं है, चीनी है या फिर चीनी का विलयन है। तो यहाँ पे जो चीनी हो जाएगा ये यौगिक हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। तो पेड़ से पत्तों का गिरना, उछाले गए बाल का धरती पर गिरना, पहाड़ से पत्थर नीचे लुढ़कना या फिर समतल पर गाड़ी का ढकेलना। तो यहाँ पे जो समतल पर गाड़ी का ढकेलना ये गुरुत्व बल का उदाहरण नहीं है। बाकी पेड़ से पत्ते का गिरना, ठीक है, तो ये गुरुत्व बल का उदाहरण है। उछाले गए बाल का पृथ्वी पर यानी धरती पर गिरना ये गुरुत्व बल का उदाहरण है। और पहाड़ से पत्थर नीचे लुढ़कना ये भी गुरुत्व बल का उदाहरण हो जाएगा, ठीक। पूछ रहा है नहीं है तो नहीं हो जाएगा समतल पर गाड़ी ढकेलना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि पत्ती द्वारा जनन होता है, अजूबा में होता है, बबूल में होता है, केला में होता है या फिर आम में होता है। तो पत्ती के द्वारा दोस्तों जनन होता है अजूबा में, ठीक है। बाकी बबूल हो गया, केला हो गया और आम हो गया, ये बीजों के द्वारा यहाँ पे इसका जनन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है काई परिवर्धन संभव है, जड़ के द्वारा, तना द्वारा, पत्ती के द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। तो काई परिवर्धन जो होता है वो इन सभी के द्वारा यानी जड़ के द्वारा, तना के द्वारा और पत्ती के द्वारा संभव होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सजीव में आकार नहीं होता, वृद्धि होती है, मात्रक नहीं होता या फिर डी ऑप्शन हृदय नहीं होता है। तो सजीवों में वृद्धि होती है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन उभयचर प्राणी है, खरगोश है, चूहा है, कछुआ है, ठीक है। तो इनमें जो कछुआ हो जाएगा ये हो जाएगा उभयचर प्राणी, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सजीवों का कौन सा प्रमुख लक्षण है, बोलना, हंसना, प्रजनन या फिर उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों सजीवों के ये प्रमुख लक्षण हो जाएंगे, बोलना भी हो जाएगा, हंसना भी हो जाएगा, प्रजनन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान विषय के इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर किया। तो उम्मीद करेंगे यहाँ से जो भी बताए गए पॉइंट है वो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से इनकी तैयारी कर लीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टाइम अब बहुत ही नज़दीक आ रहा है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखिए।